Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing with our current affair series with regard to इकोनॉमिक्स जो हम कवर कर रहे हैं ओनली आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन के साथ। सो दिस इज उड़ान 500 प्लस ऑफ इकोनॉमी। सो लास्ट वीडियो में अभी हम लोग बैंकिंग सेक्टर को देखिए कवर कर रहे हैं। सो बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग काफी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और अब लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिसके बाद हमारा पार्ट 1 एम्प्लॉयमेंट एंड पार्ट 2 बैंकिंग जो है वो कवर अप हो जाएगा। होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है एंड किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प कर पाएगी। सो इफ अगर आप को वीडियो एक्चुअली में पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मुझे बताएंगे सो दैट एक मोटिवेशन मिल सके और ये चीज़ रहे कि एक्चुअली में जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है वो कुछ लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो मुझे भी हेल्प करेगा कि इस सीरीज को हम कंटिन्यूटी में रखें और जोर शोर से इस चीज़ को हम कंप्लीट कर पाएं। सो मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द डेली बेसिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं दूँ, बिकॉज इस समय पे आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है और आपको सिलेबस कवर भी करना है, रिवाइज भी करना है। सो देयर इज अ लॉट टू डू। आप लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इस समय पे बहुत प्रेशर है बिकॉज एग्जाम के दिन पास आते जा रहे हैं। सो या सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रैटेजी और ये और वो सब आप लोगों को पता है क्या करना है, कैसे करना है। हमारा बस काम है कि हमें पढ़ना है। देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और अगर सिर्फ बातें करते रहेंगे, स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे तो सिर्फ उसी में उलझ जाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद भी उसमें कम टाइम लगा के हमें अपनी स्टडी में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, जिसमें आपको सब स्टैटिक कवर करना है प्लस करंट अफेयर भी कवर करना है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो आप देख रहे हो कि करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते कितने सारे स्टैटिक कंसेप्ट भी कवर हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दैट। और इकोनॉमिक्स में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं होता है, तो उनको बेसिक से टर्म्स भी यहाँ समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो दैट इज वाई कुछ स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा भी समझोगे तो यहाँ पे आप चीजें आसानी से कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यू इन द एग्जामिनेशन। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सरल भाषा में आपको चीजें यहाँ पे समझा के चलूँ। देखिए, यहाँ पे अगले टॉपिक हम थोड़ा फास्ट करेंगे, इतना ज्यादा इन डेप्थ कुछ इसमें है नहीं, और इसके बारे में मैं ऊपर भी जिक्र कर चुकी थी एक टॉपिक में आपसे। यहाँ पे है यूपीआई लाइट एंड यूपीआई 1 2 3 पे। तो ये यूनिवर्सल जो आपकी यूनिफाइड पेमेंट की बात होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात होती है। ये बेसिकली इसलिए होती है कि आप फास्ट पेमेंट कर सको, राइट? फास्ट पेमेंट कर सको। जनरली यूपीआई पेमेंट जो थी ना, वो पहले आप क्या होती थी, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू होती थी। इंटरनेट कनेक्शन है, देन आपके जो आपके बैंक से कट के सामने वाले के बैंक पे वो पेमेंट पहुंचती थी। बट आप देखते हो कई बार हम पे करते हैं, हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, तो वो पेमेंट अटक जाती है। उस टाइम पे वो पेमेंट नहीं होती, फिर आपको वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रेंडमली किसी प्लेस पे गए हैं, वहां हम कितनी देर वेट करेंगे? इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, पेमेंट प्रोसेसिंग में चली गई, तो वो टाइम ले लेती है और उससे कई बार हमें वेट करना पड़ता है कि पेमेंट कट हो रही है, नहीं हो रही है, फिर आपको अगेन पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब इसके सोल्यूशन के लिए बात चल रही है कि हमें इंटरनेट का यूज ही ना करना पड़े और हम डायरेक्ट उस पेमेंट को, जो हम फास्टर पेमेंट की बात करते हैं, वो हम फैसिलिटेट कर पाए। तो ये यही बात हो रही है कि यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो उसको हमें इंकरेज करना है कि वाइड ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट करें। और बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे देखो इंटरनेट कनेक्शन आ ही नहीं रहा होता है। अभी भी अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारी आप किसी जगह विजिट करते हो, आप देखते हो आपके फोन में नेटवर्क ही नहीं है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे? तो वहां पे आपको कैश या कार्ड कैरी करना पड़ जाता है। तो इसलिए आरबीआई ने अनाउंस करा है कि हम ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा देंगे यूपीआई 1 2 3 एंड यूपीआई लाइट पे। तो अब ये यूपीआई लाइट है क्या? यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है जिसमें यूजर जो है वो ट्रांसफर करेंगे मनी अपने बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में। आप अपने बैंक से वॉलेट में ट्रांसफर करके रख लो, आपके वॉलेट में अमाउंट है, अब आप वॉलेट से ट्रांसफर कर दो सामने वाले पर्सन को। रियल टाइम पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट मतलब आपने अभी ट्रांसफर करी और सामने वाले के अकाउंट में या वॉलेट में वो पेमेंट जो है वो अभी ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आपके वॉलेट में पैसा है तो वॉलेट से वो विदाउट इंटरनेट भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें लो वैल्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि हम लाखों लाखों की ट्रांजेक्शन या 60-70,000 आपको पे करना है तो वो आप इस यूपीआई लाइट के थ्रू कर दोगे। लो वैल्यू ट्रांजेक्शन हो सकती है। शुरुआत में आप इसमें 500 ही, एक बार में 500 पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिसमें आपकी वॉलेट लिमिट 2000 है, इतना ही आप होल्ड कर सकते हो। और धीरे धीरे आप अपनी लिमिट को अपडेट, यहाँ पे आपकी लिमिट हो जाएगी जिसमें वो जो अपडेट होकर ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन 1000 और वॉलेट लिमिट 5000, राइट? तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है। यूपीआई लाइट है क्या? विदाउट इंटरनेट भी आप अपने वॉलेट में पैसा करो एंड वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करो एंड वॉलेट से फिर आगे पे कर दो, ताकि रियल टाइम ट्रांसफर हो सके और विदाउट इंटरनेट भी आप पे कर पाओ। फिर यूपीआई 1 2 3 पे है। देखिए, यूपीआई 1 2 3 जो है, जो बहुत ज्यादा एडवांस स्मार्टफोन नहीं है, वहां पे भी आप क्या करोगे, अपनी वॉइस के थ्रू आप एक नंबर पे, आपको प्री आइडेंटिफाइड एक नंबर मिलेगा, कॉलिंग नंबर, आप उस नंबर पे कॉल करोगे, राइट? फिर आप बताओगे कि आपको किसको वो पैसा ट्रांसफर करना है और कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, एंड देन वो पर्सन को वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा बाय एंटरिंग द पिन, राइट? यहाँ पे आपकी वॉइस
वॉइस रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये काम किया जाएगा। तो यूपीआई 123 पे जो है ये मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो फीचर फोन यूजर है वो भी विदाउट इंटरनेट यूपीआई को फैसिलिटेट कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, आपको ध्यान रखना है, आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यूज होगा। यहाँ पे जो है ये फीचर फोन्स में होगा। आपको एक नंबर पे मिस कॉल देनी होगी, आपको एक नंबर पे कॉल करना होगा, प्री आइडेंटिफाइड नंबर होता है, साउंड बेस्ड पेमेंट रहेगी। यहाँ पे यूजर जो है वो क्या कर सकते हैं, इनिशिएट करेंगे एंड पेमेंट को सिक्योर करेंगे एक प्री आइडेंटिफाई आईवीआर नंबर पे। फिर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन मोड सेट करोगे, यूपीआई पिन मतलब कितना अमाउंट किसको भेजना है ये आप बताओगे। तो ये इस तरीके से होगा, आईवीआर मोड फॉलो करेगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये मल्टीपल बैंक एंड सर्विसेज प्रोवाइडर जो है वो इसके थ्रू फंक्शन कर पाएंगे। 12 लैंग्वेज का ये आपको ऑप्शन देता है, 12 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा, जिससे थोड़ा सा यूजर जो बेस है वो वाइड स्प्रेड हो सके, राइट। लिमिटेड लैंग्वेज में रखोगे तो यूजर बेस लिमिटेड रहेगा। अब यहाँ पे मनी ट्रांसफर जो है आप इसको मनी ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो, फास्टैग रिफिल के लिए कर सकते हो। इनिशियल ट्रांजेक्शन लिमिट इसकी 5000 है एंड बाद में आप जो न्यू है अपडेटेड वो है वो 10,000, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा यूजर यहाँ पे आ सके। इसकी लिमिट को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज यहाँ पे कर दिया गया है, लिमिट नाउ इट इज 10,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमने यूपीआई लाइट एंड यूपीआई 123 देखा, दोनों विदाउट इंटरनेट फास्टर पेमेंट रियल टाइम ट्रांसफर को प्रमोट करने के लिए ये बात करती हैं। अगला आता है पेन 2.0 प्रोजेक्ट। अब पेन 2.0 की बात की जा रही है तो पेन कार्ड तो हम सबके पास, राइट, पेन कार्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है। पेन कार्ड जो है परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, ये जो है ये ओवरऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे ट्रैक रखता है। पैन कार्ड जो है वो ट्रैक रखता है आपकी पर्सन की फाइनेंशियल, अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे। पैन कार्ड जो होता है कितने डिजिट का नंबर है, पहले पेन पे बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं पेन 2.0 बात क्या कर रहा है, क्या नया पैन कार्ड हमें बनवाना है। तो देखिए जो हमारा पैन कार्ड है ना वो कुछ 10-12 साल पुराना सिस्टम हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा उसको रिवाइज करने की, क्योंकि आज की डेट में अब देखो 10-12 सालों में पिछले कितनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है और कितनी ज्यादा हर चीज में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, हर चीज ऑनलाइन बेस के बेसिस पे हम बात करते हैं। हर चीज आप देखो स्कैनिंग, क्यूआर, ये सब चीजें कितनी ज्यादा ऑनलाइन चीजों को प्रमोट करने की बात कर रही है। इंटरलिंकिंग आपस में इतनी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए हम पैन 2.0 की बात कर रहे हैं, उसमें भी रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन उसमें आ सके। पैन कार्ड जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इशू करता है, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फाबेट एंड नंबर जो होते हैं वो दोनों होते हैं एंड सबका पेन नंबर यूनिक होता है। दो पर्सन का पेन नंबर सेम नहीं होता है, हर पर्सन का पेन नंबर जो होता है वो यूनिक नंबर हमें अलॉट किया जाता है। अभी मतलब आप सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इतनी पता ही होगी, राइट। एक प्लास्टिक कार्ड होता है ये पेन कार्ड जो होता है, जिसमें आपका पेन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है और आपका फोटोग्राफ वगैरह होता है, राइट। ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, इसमें चेंजेस से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है। तो अब ये जो 2.0 की बात की जा रही है ये क्यों की जा रही है, हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं अपने जो पैन कार्ड है उसको, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक तरीके से हम सेंट्रलाइज पोर्टल बना सके जहाँ पे सारी एक्टिविटीज को एक ही जगह पे हम इनिशिएट कर सके और उसको डिजिटलाइज कर सके। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर की है उसने पैन 2.8 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू लाया गया है, जिसमें बात की जा रही है कि हम मॉडर्नाइज करेंगे अपने टैक्स पेयर और रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप, ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली चीजों की बात करने की बात कर रहे हो, जिसे टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन में हम टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस लेके आएंगे, हम टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करेंगे, हम डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, राइट। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग पैन कार्ड में जो है वो रिफॉर्म करने की बात करें। क्या न्यू कार्ड चाहिए, नहीं, देखिए पुराना नया दोनों सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप अपने उसी पुराने कार्ड को चेंज करा सकते हो, मतलब एज अ 2.0 सिस्टम करके, जिसमें आपको एक नया कार्ड इशू हो जाएगा, मतलब वो तो उसी को रिफॉर्म करोगे, उसके लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें नहीं करनी है, तो उसमें आपके पास एक क्यूआर कोड वगैरह भी प्रेजेंट किया जाएगा और आपकी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा और सिक्योर बनाने की बात की जाएगी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे बात की जाएंगी। तो ये अब पैन कार्ड के बारे में बताया, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है और आपकी टैक्स पेमेंट वगैरह को लिंक करता है। इशूइंग एजेंसी जो है वो प्रोटेन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ये बताया है कि इशू कौन करता है, तो ये इसके बारे में बताया है। फिर बेनिफिट क्या है जो आप ये बात कर रहे हो पेन 2.0 की डिजिटलाइजेशन करने की, तो वाई, क्यों। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हो, राइट। डिजिटल सिस्टम के अंडर आ रहा है, सिंगल सोर्स हो जाएगा ये चीजों का, डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, एफिशिएंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। इसमें आप क्यूआर कोड भी इंटीग्रेट कर रहे हो, क्यूआर कोड भी रह रहे हो, क्यूआर कोड होगा तो क्विक एक्सेस होगा,
क्यूआर कोड लगाने से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर आप उस पर क्यूआर कोड लगाओगे तो क्विकली वो चीज क्या हो पाएगी, वो चीज एक्सेस कर पाओगे आप, सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी, इको फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि पेपर वर्क वगैरह जब डिजिटल एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी तो पेपर वर्क कम हो जाएगा, और पेपर वर्क कम होने से तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़ेगा और वो इको फ्रेंडली रहता है, राइट। टैक्स पेयर्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा, हम मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, हम लोग जो टैक्स देंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब डिजिटलाइज कोई चीज हो रही है तो सर्विस डिलीवरी फास्टर रहेगी, राइट, फास्टर रहेगी, और वही अगेन डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो ये सब हम लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज द बेनिफिट। अगेन प्रीलिम्स में बेनिफिट नहीं पूछेगा, ये सब्जेक्टिव नहीं है, प्रीलिम्स में आपसे कंसेप्ट ही पूछेगा। तो पैन 2.0 का बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग जो है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने इसको अप्रूव कर दिया, इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट किसका है, ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है, तो इसको याद रखना तो इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर। दो दो टॉपिक करके हम कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत लंबी मैं नहीं बना रही हूँ, सो दैट आप कम टाइम में भी इन टॉपिक्स को चलते फिरते भी कवर कर सके। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, राइट। इसमें और भी फर्दर टॉपिक हैं, ये क्या है, क्या बात करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हमारे बैंकिंग वाले पार्ट का। उसके बाद हमारा बैंकिंग वाला पार्ट खत्म, तो अगली वीडियो में हम सिर्फ यही टॉपिक करेंगे, और उसके बाद हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा थर्ड नंबर फिस्कल पॉलिसी। सो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी और हेल्प हो रही है, and yeah, that's all. See you in the next video with a further topic.